क्लासिक मेल्टडाउन क्या होता है, बड़ी बड़ी बातों की हवा कैसे निकलती है, अपनी आवाम के सामने बेइज्जत होना क्या होता है, देखना है तो पाकिस्तान का हाल देख लीजिए। पहलगाम हमले के सफल प्रतिशोध के बाद पाकिस्तान में गजब प्रलाप चल रहा है। अब आतंकियों के अपनों के कंधे भारी हुए हैं उनके जनाजों से। उनके प्रधानमंत्री दुनिया के सामने रोना पीटना कर रहे हैं और पाकिस्तानी सेना अपनी हताशा एलओसी पर शेलिंग करके निकाल रही है। सबसे ज्यादा फैलाई जा रही हैं अफवाहें और झूठ। दूसरी तरफ दुनिया भर से आई प्रतिक्रियाओं में आतंकवाद के खिलाफ, जी हां, आतंकवाद के खिलाफ टारगेटेड भारत की सटीक, संयमित और वेल एग्जीक्यूटेड कार्रवाई पर अमेरिका समेत तमाम महाशक्तियां भारत के साथ खड़ी नजर आ रही हैं, क्योंकि आतंकवाद की पीड़ित तो पूरी दुनिया है और पनाहगार कौन है ये बात किसी से छिपी नहीं है। तो क्या क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया में, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जानेंगे आज। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। ऑपरेशन सिंदूर चला 6 और 7 मई की दरमियानी रात 1:04 से 1:30 तक। भारतीय सेना ने आतंकवादियों के जिन ठिकानों को निशाना बनाया उनमें से 5 POJ यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में थे और 4 पाकिस्तान में। सबसे पहले इन सारे ठिकानों को जान लीजिए। सवाई नाला शिविर मुजफ्फराबाद, यहाँ लश्कर-ए-तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यहाँ हथियार और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग दी जाती थी। गुलपुर कैंप कोटली, 2023 में पुंछ आतंकी हमला करने वाले आतंकी यहीं ट्रेन हुए थे। बरनाला कैंप भिम्बर, यहाँ हथियारों की प्रैक्टिस करवाई जाती थी। अब्बास कैंप कोटली, यहाँ फिदाइन हमलावर तैयार किए जाते थे। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के टारगेट्स हुए। पाकिस्तान के अंदर जो टारगेट्स हमने हिट किए अब उनके बारे में बताते हैं। सर्जिल कैंप सियालकोट, यहीं ट्रेन किए गए आतंकियों ने मार्च 2025 में जम्मू कश्मीर पुलिस पर हमला किया था। महमूना जोया कैंप सियालकोट, ये कैंप हिजबुल का गढ़ माना जाता था। मरकज तैयबा मुरीद के, यहाँ पर 26/11 आतंकी हमले को अंजाम देने वाले अजमल कसाब और डेविड हेडली की ट्रेनिंग हुई थी। मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, जैश-ए-मोहम्मद का कैंप यहीं था। भारत ने पहली बार पाकिस्तान की धुरी पंजाब प्रांत में एयर स्ट्राइक्स की। जिन 9 ठिकानों पर हमला किया गया उनमें सबसे ज्यादा चर्चा बहावलपुर के मरकज सुभान अल्लाह की है, क्योंकि यहां आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर चल रहा था। संगठन का मुखिया और कुख्यात आतंकवादी मसूद अजहर यहीं से तमाम आतंकवादी गतिविधियों को संचालित कर रहा था। ऑपरेशन सिंदूर की सबसे जोरदार चोट मसूद अजहर को ही लगी है। BBC उर्दू की खबर के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद ने 7 मई को स्वीकार किया कि हमले में मसूद अजहर के 4 करीबी सहयोगी और परिवार के 10 सदस्य मारे गए हैं। जैश के बयान के मुताबिक मृतकों में मसूद अजहर की बड़ी बहन, उसका पति, भतीजा, उसकी पत्नी और कुछ अन्य रिश्तेदार शामिल हैं। बिलबिलाया जैश अब नियमों की दुहाई दे रहा है। कह रहा है कि भारत के अत्याचार ने तो सभी नियम तोड़ दिए। हास्यास्पद है कि एक आतंकवादी संगठन अत्याचार शब्द का इस्तेमाल करके रो रहा है, गीदड़ भपकियां दे रहा है। उनकी हताशा समझी जा सकती है, लेकिन भारत को हर तरह से तैयार भी रहना है। डिफेंस एक्सपर्ट अभिनव पांड्या जैश-ए-मोहम्मद के इतिहास और उसके काम करने के तरीके से भली भांति वाकिफ हैं। हमने उनसे बात की। जैश जो है, जैश हमेशा से इस बात को भुनाता रहा है कि वो अपनी फैमिली के बच्चे जिहाद के लिए भेजता है। जैश में और लश्कर में एक ये फ़र्क है कि लश्कर के थोड़े पॉलिटिकल एम्बिशंस हो सकते हैं, लेकिन जैश ये कहता है कि हम अपने परिवार के जो मेंबर्स हैं उनको मरने के लिए भेजते हैं। तो अब ये जो अगर ये 10 मेंबर मरे हैं, इसको ये बहुत कैपिटलाइज करेगा और सब जगह जा जाकर तकरीरों में रोएगा, जा करके बहुत प्रोवोकेटिव स्पीचेस देगा, रिक्रूटमेंट करेगा और डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये बदला लेने के हिसाब से भारत में कोई मैसिव स्ट्राइक करेगा, नॉट ओनली इन कश्मीर बट रेस्ट ऑफ द इंडिया के अंदर भी ये कर सकता है। और रिलीजियस ओरिएंटेशन से करेगा तो कोई बड़े धार्मिक स्थल को भी ये टारगेट कर सकता है। और इसमें देखिए, चूंकि मतलब उसके प्लेबुक को सूट करता है कि इंडिया में हिंदू मुस्लिम होता रहे। यस, बिल्कुल 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 वही इसको सूट करता है। रेस्ट ये तो कह चुका है कि हिंदुस्तान को दर्द तब होगा जब आप लखनऊ, अहमदाबाद, जो रेस्ट ऑफ द इंडिया के सिटीज हैं वहां पर आप स्ट्राइक करेंगे, तब हिंदुस्तान को
उसको दर्द होगा। 7 मई की सुबह जब ऑपरेशन सिंदूर की खबरें दुनिया भर में फैल रही थीं, उसी समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति यानी एनएससी की बैठक बुलाई। खुद आतंकवाद को पनाह देने का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाले पाकिस्तान ने भारत की कार्रवाई को एक्ट ऑफ वॉर करार दिया, बेदम धमकी दी कि हम जवाब देंगे। शहबाज शरीफ ने देश को संबोधित किया, क्या क्या बातें कहीं, खास बातें जान लीजिए। पहली, भारत ने आधी रात को हम पर हमला किया लेकिन हमने जवाब दिया। दूसरी बात जो शहबाज ने कही, हिंदुस्तान ने हाल ही में रफाल जहाज खरीदे हैं, कल रात को यही जहाज उनके यहाँ से उड़े थे। तीसरी बात, भारत से 80 जहाज अटैक करने आए थे, पाकिस्तान में कुल 6 जगहों को निशाना बनाया गया। चौथी बात, हमने इंटरनेशनल कमीशन बनाकर पहलगाम यानी पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कमीशन बनाकर पहलगाम हमले की जांच का प्रस्ताव दिया था, लेकिन भारत का कोई जवाब नहीं आया, ये शहबाज शरीफ ने कहा। ये स्पष्ट यहाँ पर कर दें कि भारत साफ साफ बता चुका है कि कुल 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया, 6 नहीं। स्ट्राइक में शामिल विमानों की संख्या पर अभी भारत की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। ये भी बताते चलें कि ऑपरेशन पूरा होने के बाद पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरी फायर हो रहे हैं। भारत की तरफ एलओसी पर सतर्कता लगातार बढ़ी हुई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं, वहां की सरकार भी हरकत में आ गई है। रेडियो पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक शरीफ और विदेश मंत्री इशाक डार के आदेश पर यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के राजदूत आसिफ इफ्तिखार ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी को इस पूरी कार्रवाई पर ब्रीफ किया। हालांकि यूएनएससी की ओर से इस पर कोई बयान अभी नहीं आया है। भारत ने भी यूएनएससी के सदस्य देशों को स्ट्राइक्स के बारे में ब्रीफ किया है। भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमले की पूरी जानकारी देश और दुनिया के साथ साझा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। ये तो हुई भारत और पाकिस्तान की बात। अब ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया की प्रतिक्रियाएं जानते हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही 7 मई की भोर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस पर पहली प्रतिक्रिया आई। दोनों देशों के बीच बढ़े तनाव पर ट्रंप ने चिंता जताई। इसके कुछ देर बाद ही भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मार्को रूबियो को कॉल किया, पूरे ऑपरेशन के बारे में ब्रीफ किया। इसके बाद रूबियो का भी बयान आया, कहा कि अमेरिका स्थिति पर नजर बनाए हुए है। क्या अमेरिका का बयान या अमेरिका का रुख, उसका रुझान उसी लाइन पर है जिस पर भारत को उम्मीद थी? हमने एक्सपर्ट से पूछा। आई थिंक ये कहना सही होगा कि भारत जिस तरह की प्रतिक्रिया अमेरिका से चाहता था वो भारत को मिल रही है। देखिए 20-25 साल पहले शायद हमें इस तरह का सपोर्ट नहीं मिलता था, इस तरह की एंडोर्समेंट नहीं मिलती थी लोगों का। यहाँ पे अमेरिका में ऐसा मानना है इलेक्टेड लीडर्स का। हमने देखा कि दे हैव सेड कि इंडिया ऑब्वियसली हैड द राइट टू रिटेलिएट अगेंस्ट टेररिस्ट, और जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अमेरिका की रही है और भारत की भी है। तो आई थिंक उससे देख के मुझे लगता है कि जिस तरह के भी स्टेटमेंट्स आए हैं वो भारत के लिए अनुकूल है। और जो डी एस्केलेशन की बात हो रही है बार बार, आई थिंक वो भी फ्रॉम अ लार्जर पर्सपेक्टिव इट इज़ मोस्टली पॉइंटेड टूवर्ड्स कि पाकिस्तान कोई मिस एडवेंचर ना करे और ये सिचुएशन जो है वो डी एस्केलेट हो जाए। तो अमेरिका से जितने भी हमने स्टेटमेंट देखे हैं, पहले तो अटैक्स जो थे उन्हें शेमफुल कहा गया, और उसके बाद हमने जिस तरह से कल यहाँ पे मीडिया में चर्चा थी और एक्सपर्ट्स जो कह रहे थे और इलेक्टेड लीडर्स ने जिस तरह के स्टेटमेंट्स डाले हैं, तो मुझे लगता है इंडिया वाज एक्सपेक्टिंग सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन फ्रॉम वेस्ट एंड इंक्लूडिंग अमेरिका, और वही हम लोग को देखने को मिला है। अब कुछ अन्य वर्ल्ड लीडर्स की भी प्रतिक्रियाएं जानते हैं। यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेश के प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देश संयम बरतें। इजराइल ने भारत का खुलकर समर्थन किया। भारत में मौजूद इजरायली राजदूत ने कहा, भारत को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। रूस के विदेश मंत्रालय ने दोनों देशों के बीच टकराव पर चिंता जताई, हालांकि इस कार्रवाई के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारत के ऑपरेशन को तर्कसंगत बताया, कहा कि किसी भी देश को किसी दूसरे देश के कब्जे वाली जमीन से अपने खिलाफ किए जाने वाले आतंकवादी हमलों को स्वीकार नहीं करना चाहिए।
बड़े नेताओं, बड़े देशों को आपने सुना, अब बड़े मीडिया हाउसेस को भी सुनिए। सबसे पहले सुनिए आतंकवादियों को गनमैन और मिलिटेंट लिखने वाले अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा। ऑपरेशन सिंदूर की खबर के पहले ही पैराग्राफ में इस बार पहलगाम हमले के लिए इस अखबार ने टेररिस्ट अटैक शब्द का इस्तेमाल किया। इसके पहले इसी अखबार ने पहलगाम हमले को रिपोर्ट करते हुए आतंकवादियों को गनमैन लिखा था, जिससे उसकी आलोचना भी हुई थी। इस बार उन्होंने गलती सुधारी है। यूके के मीडिया हाउस डेली मेल ने भारत के बयानों को जगह देते हुए लिखा कि भारत ने पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया ताकि भविष्य में इन ठिकानों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ न किया जा सके। इजराइल के मीडिया हाउस टाइम्स ऑफ इजराइल ने पूरे ऑपरेशन को विस्तार से रिपोर्ट किया है। गौर करने वाली बात यह है कि टाइम्स ऑफ इजराइल ने पहलगाम हमले के लिए जनसंहार शब्द का इस्तेमाल किया है। यह भी लिखा है कि भारत लगातार इन हमलों के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने का आरोप लगाता रहा है और अब इसी दिशा में आतंकी संगठनों पर, आतंकी ठिकानों पर यह स्ट्राइक की गई है। कतर के मीडिया हाउस अल जजीरा और चीन के मीडिया हाउस ग्लोबल टाइम्स ने मोर और लेस पाकिस्तानी मीडिया की ही भाषा बोली है, जो उनसे अपेक्षित था। सभी प्रतिक्रियाओं से एक बात साफ है कि दुनिया के कई महत्वपूर्ण, शक्तिशाली और लोकतांत्रिक देश आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में भारत के साथ खड़े हैं। भारत ने भी स्पष्ट कर दिया है कि हमारी तरफ से कोई एग्रेशन की कार्रवाई नहीं की गई है, पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया गया है। यह ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ किया गया। अब इन आतंकवादी संगठनों पर हमले से पाकिस्तान की सेना और सरकार क्यों बिलबिला रही है, इसकी बानगी इस वीडियो में देखिए। वननबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वाल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ज़रूरी नहीं कि सजदे की जगह वो ऐसा रहे जैसे आपको सब। जैश ए मोहम्मद के बिलाल आतंकवादी कैंप में मारे गए आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना की वर्दी में कई अफसर भी दिखाई दे रहे हैं। आतंकवादियों और पाकिस्तानी सेना के बीच संबंधों का एक और सबूत। इस खबर में अभी और डेवलपमेंट आते रहेंगे और हम उन्हें आप तक लाते रहेंगे। बड़ी खबर यहीं तक। अब एक और प्रमुख खबर की बात करते हैं जो दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है। 6 मई को भारत और ब्रिटेन के बीच एक डील फाइनल हो गई, जिसको कहते हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जिससे अब लगभग 99% भारतीय एक्सपोर्ट पर ब्रिटेन में 0 टैरिफ लगेगा। वहीं ब्रिटेन के सामान पर भारत में लगने वाला टैरिफ भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, जिस कारण दोनों देशों को द्विपक्षीय व्यापार में काफ़ी फायदा होगा। 2023-24 में दोनों देशों के बीच व्यापार $20.36 बिलियन था, माने करीब 1,72,000 करोड़ रुपए, जो 2024-2025 फाइनेंशियल ईयर में बढ़कर के $21.34 बिलियन यानी करीब 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया। FTA यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करने के बाद ब्रिटेन को उम्मीद है कि 2040 तक द्विपक्षीय व्यापार लगभग $34 बिलियन यानी 2,88,000 करोड़ रुपए के करीब हो जाएगा। इस डील की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्रिटेन के समकक्ष प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से बात करने के बाद की। इस डील से दोनों देशों को क्या फायदा होगा, पॉइंट्स में समझिए। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। 99% भारतीय एक्सपोर्ट पर अब 0 टैरिफ लगेगा। टेक्सटाइल, समुद्री उत्पाद, लेदर, खिलौने, रत्न जवाहरात, इंजीनियरिंग गुड्स पर अब यूके में टैक्स नहीं लगेगा। आईटी, वित्तीय और प्रोफेशनल सर्विसेज में भारतीयों को प्रवेश में आसानी होगी। डिजिटल और टेलीकॉम सेवाओं में यूके की ओर से मजबूत प्रतिबद्धता भी जताई गई है। अब यूके में काम करने वाले भारतीयों को 3 साल तक सोशल सिक्योरिटी टैक्स नहीं देना होगा। वहीं ब्रिटेन को इस डील से क्या फायदा होगा, ये भी समझ लीजिए। भारत में शराब के एक्सपोर्ट पर भारी राहत उनको मिलेगी। विस्की पर लगने वाले टैरिफ को 150% से घटा करके 75% कर दिया गया है और आने वाले 10 वर्षों में इसको 40% तक करने का टारगेट है। गाड़ियों के एक्सपोर्ट पर लगने वाली टैरिफ से राहत मिलेगी, जिसमें ऑटोमोबाइल पर शुल्क 100% से घटाकर 10% कर दिया जाएगा। जैगुआर और लैंड रोवर भी इसमें शामिल हैं। वहीं अब इसके बाद लैम्ब के मांस और सैल्मन मछली के निर्यात में भी उछाल आएगा। भारत और यूके के बीच इस एग्रीमेंट को लेकर के बातचीत 13 जनवरी 2022 को शुरू हुई थी, जो करीब 3.5 साल तक चली और अब जाकर के मकाम तक पहुंची है। दुनियादारी में आज इतना ही। ललन टॉप शो में आज आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में क्या क्या हुआ, क्या क्या जानकारियां दी गई और इन्हीं 9 ठिकानों को क्यों चुना गया। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के जॉइंट प्रेस मीटिंग की पूरी डिटेल्स भी उसमें बताई गई हैं। साथ ही हमले के बाद फैलाए जा रहे पाकिस्तानी झूठों के बारे में, अफवाहों के बारे में भी बताया गया है। फिलहाल इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।